नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव करीब हैं, तो उम्मीदवारों पर लगे दागों पर बात होगी ही। अभी राजनीतिक दलों ने अपने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जिन उम्मीदवारों का ऐलान किया भी है, उनके इतिहास को खुर्दबीन से देखना शुरू कर दिया गया है। लेकिन जनता से पहले ये काम विरोधी दल कर रहे हैं। हर पार्टी अपने गिरेबान में झांकने के बजाय दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों के नुक्स गिनाने में लग गई है, जबकि असलियत यह है कि कोई भी पार्टी दागी और बाहुबली उम्मीदवारों से अछूती नहीं रही है। उदाहरण के तौर पर चुनाव में उतर रहे 5 राज्यों में से 2 बड़े राज्यों में ही पार्टियों के अब तक के उम्मीदवारों का रिकॉर्ड देख लें। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और इलेक्शन वॉच के आंकड़ों के मुताबिक 2004 से अब तक उत्तर प्रदेश से कुल 1544 सांसद और विधायक चुनकर आए। इनमें से 604 यानी करीब 39% दागी रहे, यानी जिनके खिलाफ आपराधिक मामले थे या चल रहे हैं। राज्य में ऐसे उम्मीदवारों में सबसे आगे रही है समाजवादी पार्टी, जिसके 43% नुमाइंदे यानी कि 432 में से 184 सांसदों या विधायकों का आपराधिक इतिहास रहा है। इसके बाद नंबर आता है साफ छवि का दावा करने वाली बीजेपी का, जिसके 39% यानी कि 573 में से 225 सांसदों या विधायकों का आपराधिक इतिहास रहा है। तीसरे स्थान पर कांग्रेस है, जिसके 35% यानी कि 88 में से 31 सांसद या विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। अब बात करते हैं बीएसपी की, जहां के 34% नुमाइंदे यानी कि 363 में से 125 सांसद या विधायक आपराधिक पृष्ठभूमि के रहे। इसके बाद आरएलडी के 21% और निर्दलियों में 75% सांसद या विधायकों का आपराधिक इतिहास रहा है। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में भी दागी उम्मीदवारों के चुनाव में उतरने और जीतने का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन यहां स्थिति उत्तर प्रदेश से थोड़ा बेहतर है। एडीआर और इलेक्शन वॉच के आंकड़ों के मुताबिक 2004 से अब तक पंजाब से 413 सांसद या विधायक चुने गए, जिनमें से करीब 69 यानी कि 17% का आपराधिक इतिहास रहा है। बड़ी पार्टियों में सबसे ज्यादा दागी नुमाइंदे अकाली दल के रहे हैं। 142 सांसदों या विधायकों में से 29 यानी कि 20% आपराधिक पृष्ठभूमि के रहे हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 195 में से 29 यानी कि करीब 15% नुमाइंदों का आपराधिक इतिहास रहा है। आम आदमी पार्टी के 24 में से 3 और बीजेपी के 42 में से 4 सांसद या विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे थे या फिर चल रहे हैं। तो साफ है कि चुनाव में बाहुबली उम्मीदवार राजनीतिक पार्टियों की ऐसी जरूरत बन जाते होंगे कि उनके बिना राजनीतिक दलों का काम नहीं चलता, वरना इतनी भारी संख्या में दागी उम्मीदवारों को टिकट न दिए जाते। इसी से जुड़ा एक मामला मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में भी उठा। खुद कई बाहुबली और दागी उम्मीदवारों को टिकट देने वाली बीजेपी के ही एक नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने एक याचिका दायर कर कहा कि जो राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास का खुलासा न करे, उनके पंजीकरण को रद्द कर दिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि क्या हम आपराधिक इतिहास वाले लोगों को नामांकन दाखिल करने से रोक सकते हैं? तो याचिकाकर्ता ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला दिया। चीफ जस्टिस इस पर मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गए हैं और कहा है कि वो इसकी तारीख देंगे। याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की कि उन राजनीतिक दलों के अध्यक्षों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए जो सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले का उल्लंघन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी प्रायोजित बताया। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के खिलाफ चल रहे मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि सबसे ज्यादा दागी नेता बीजेपी में हैं। जनता पार्टी से स्पॉन्सर्ड पीआईएल, तो भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ ही नहीं सकती थी। क्या मुख्यमंत्री जी ने जो अपना एफिडेविट लगाया है उन पे क्या कम धाराएं हैं? जो डिप्टी सीएम है उन पे कम धाराएं हैं? जो अभी जानकारी मिली है, सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में कोई विधायक अगर विधानसभा में पहुंचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाए हैं।
और हमने आपने खुलेआम देखा है सांसद विधायक में कितनी मार पिटाई हुई, और वो भी गिने गए, रोक करके टीवी के लोगों ने दिखाया कि देखिए गिनिए 1 2 3 4। तो इनकी तो पार्टी की मान्यता पहले ही रद्द होने जानी चाहिए। दरअसल अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी के कैराना विधानसभा क्षेत्र से घोषित अपने उम्मीदवार नाहिद हसन को लेकर सवालों के घेरे में हैं। नाहिद हसन को उम्मीदवारी का पर्चा भरने के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आज उनकी जमानत की याचिका भी खारिज हो गई। कैराना से अब उनकी बहन इकरा हसन को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। नाहिद हसन के मसले पर अखिलेश यादव की सफाई है कि बीजेपी सरकार के दौरान उनके नेताओं, कार्यकर्ताओं, इन सब के खिलाफ फर्जी केस दायर किए गए। उधर बीजेपी नाहिद हसन के अपराध गिनाती दिख रही है। जो समाजवादी पार्टी के ऊपर कई लोगों पर झूठे मुकदमे हैं, और इतने झूठे मुकदमे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारी पार्टी के कई नेताओं पर, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे मुकदमे लगाए गए। समाजवादी पार्टी पे पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, और उसी कड़ी में नाहिद हसन भी आते हैं। वही नाहिद हसन जिसने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था और कैराना में पलायन के लिए जो जिम्मेदार थे, वही नाहिद हसन जिसने कहा था हिंदुओं की दुकान से और हिंदू व्यापारियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना है, अगर उनसे हम सामान खरीदना बंद कर देंगे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उन्हें कैराना से पलायन करना पड़ेगा। उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, आज जेल के सलाखों के पीछे है। जिन 5 राज्यों में फरवरी-मार्च में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां अभी उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट नहीं आई है। लिस्ट आने पर ही उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास पर बात करना सही रहेगा। लेकिन यह सवाल तो है कि राजनीतिक दल आखिर क्यों बाहुबली और दागी उम्मीदवारों के भरोसे रहते हैं। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर इंडिया के संस्थापक जगदीप छोकर जुड़ गए हैं। शुक्रिया छोकर साहब हमसे बात करने के लिए। सवाल किसी भी शख्स जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कानून का पालन करता है, जब वो ये आंकड़े देखता है और जब ये देखता है कि राजनीतिक पार्टियां आपस में इतना लड़ रही हैं दागी उम्मीदवारों के मुद्दे पर, तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये पार्टियां क्यों इन्हें टिकट देती हैं। आपका विश्लेषण क्या कहता है? मैं क्या बताऊं, मैं तो ये कहते कहते थक गया हूं। ये पार्टियां इनको टिकट इसलिए देती हैं कि देश की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सबको देश की और देश की जनता से कोई ताल्लुक है नहीं। वो सिर्फ ये चाहती हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक, वो इलेक्शन जीते और सत्ता में आए। और एक दफा बड़े मशहूर राजनीतिक नेता ने कहा था, मैं सुन रहा था कि मैं तो चाहती हूं कि ये चुनाव लड़े, सत्ता में आए और फिर जो मर्जी करें। हमारे देश के राजनेताओं को ये नहीं शायद मालूम है, या वो इस बात को यकीन नहीं रखते हैं कि उनको चुनने जाने के बाद संविधान के अंतर्गत काम करना पड़ता है और संविधान में जो लिखा है उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन हमारे नेता ये समझते हैं कि एक दफा वो चुन के आ गए सत्ता में तो वो राजा हैं, मालिक हैं, जो मर्जी करें। ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है हमारे देश में। जो राजनीतिक दल हैं वो ये नहीं अब तक समझे हैं कि वो उसी तरह कानून के दायरे में आते हैं जैसे कोई और नॉर्मल सिटीजन आता है। एक मैं आपको उदाहरण दे दूं या दो। एक तो ये कि 2013 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने ये कहा कि 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल आरटीआई एक्ट के अंतर्गत पब्लिक अथॉरिटी हैं। वो सीआईसी सबसे बड़ी संस्था है इस बारे में। वो बात भी 6 की 6 पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं मानी और वो 6 पार्टियों में लेफ्ट, राइट, सेंटर, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ सब आ जाता है। दूसरी बात कि एक दफा, ये भी करीब 8-10 साल हो गए इस बात को, बीजेपी और कांग्रेस ये 2 बड़ी पार्टियां मानी जाती हैं।
इन्होंने एक कानून है FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, उसके अंतर्गत इन्होंने कुछ चंदा लिया जो कानून के हिसाब से विदेशी चंदा था, जो राजनीतिक दलों को नहीं लेना चाहिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि हाँ, इन्होंने ये विदेशी सूत्रों से चंदा लिया है और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसके बाद इन दोनों पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट में पता लगा कि जो इन्होंने एक्सक्यूज दिया था वो वैलिड नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट में ये टाइम लेते रहे और अगले बजट में इन्होंने FCRA को अमेंड कर दिया। यानी उसमें दोनों पार्टियां शामिल थी। बिल्कुल। वो अनफॉर्चुनेटली इनकी बदकिस्मती से वो FCRA था 2010 वाला, जबकि इनका जो चंदे का केस था वो था FCRA 1976 वाले में। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि ये तो 2010 के अमेंड करने से तो आपको कोई फायदा नहीं है जी। अगले बजट सत्र में पार्लियामेंट ने, उसमें दोनों मुख्य राजनीतिक दल शामिल थे, 1976 का जो FCRA कानून था उसको अमेंड किया। इसमें नुक्ता यह है कि 1976 वाला कानून 2010 में खत्म हो गया था। एक कानून जिसके बारे में 2010 में लिखा गया कि दैट एक्ट इज हेयर बाई रिपील्ड, जो कानून है ही नहीं उसको इन्होंने अमेंड किया। ये तो यही बात हो गई जैसे एक आदमी मर गया और उसके मरने के 8 साल बाद उसका आप नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो राजनीतिक दल ये समझते हैं क्योंकि इनके नॉमिनेट किए हुए प्रतिनिधि कानून बनाते हैं, तो ये कानून इन पे एप्लीकेबल नहीं है। जब सरकार और विपक्ष एक साथ जुट जाएं तो फिर क्या क्या नहीं कर सकते, ये इसका एक उदाहरण आपने दे दिया। बस फर्क यह है कि वो देश के भले के लिए नहीं, जनता के भले के लिए नहीं, बल्कि अपने भले के लिए करते हैं। मुझे ये बात पूरी कर लेने दीजिए। ये जो जिन उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, इनको टिकट देना उसी कैटेगरी में आता है। हम पिछले 20 साल से ये कोशिश कर रहे हैं कि ये ना हो, लेकिन हमारी सब कोशिशों के बाद मुझे कहने में बड़ा दुख होता है और अफसोस होता है और शर्म आती है कि 2004 के लोकसभा में 25% हमारे MPs के खिलाफ क्रिमिनल केस थे। 2009 में वो 30% हो गए, 2014 में वो 35% हो गए और 2019 में वो 43% है। 43% ऑफ हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ लोकसभा के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं और हम इस संसद से उम्मीद करते हैं और उसमें सारी पार्टियां आ गई। कहने का मतलब यह है कि ये ऐसा काम है जिसमें सारी पार्टियां ये समझती हैं कि ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देने से वो जीत जाते हैं, चाहे वो जीते धन बल से या बाहुबल से या जो भी है, लेकिन जीतने से मतलब है। और जो जीता वही सिकंदर, चाहे कुछ भी हो। और हर पार्टी में यही हाल है, एक दूसरे के नाम गिनाते रहेंगे ये लोग। आप पूछते रहिए इनसे। चोकर साहब, सवाल ये भी उठता है, क्या हमारे सिस्टम में इतने चेक्स और बैलेंसेस नहीं है कि इसे रोका जा सके? क्या जो कानून बनते हैं या जो पूरा फ्रेमवर्क बनता है हमारे इलेक्टोरल सिस्टम का, उसमें कुछ चेक्स एंड बैलेंस नहीं है? देखिए, चेक्स और बैलेंस तो हैं। चेक्स एंड बैलेंस दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो यह है कि जब कानून बनते हैं संसद में, तो वहां जो संसद में दूसरे दल हैं वो उन कानूनों को पढ़े और ठीक से उनको बारे में सोचे और चर्चा करें। संसद में कानून जैसे बनते हैं, आपको पता है कि आज लोग संसद में गए, उनको वहां कानून की कॉपी दी गई और आधे घंटे में वो बिल पास हो गया। बजट भी ऐसे ही पास होता है, एक बात। दूसरा सबसे बड़ा चेक एंड बैलेंस है हमारी न्यायपालिका, जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में जब ये आपराधिक मामलों का किस्सा शुरू हुआ था, हमने 1999 में शुरू किया था, 2002 और 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, उस समय भी राजनीतिक दलों ने ये कहा था ये तो लेजिस्लेचर का काम है, जुडिशरी से कोई मतलब नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यस, ये लेजिस्लेचर का काम है, लेकिन अगर लेजिस्लेचर ये काम नहीं करता और पब्लिक इंटरेस्ट सफर कर रहा है, जनहित को नुकसान हो रहा है,
तो न्यायपालिका को ये अधिकार है कि वो कानून में फेरबदल करे, और वो फेरबदल तब तक चालू रहेगा जब तक संसद उसको नहीं बदलती। यही लेके सुप्रीम कोर्ट ने ये एफिडेविट बनवाए थे। इसी सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट है जिसके बारे में हम बहुत इनकी तारीफ करते हैं, लेकिन पिछले 10-15 साल से वही सुप्रीम कोर्ट ये कहने से घबराती है कि जिन लोगों के खिलाफ ऐसे मामले हैं जिनमें सजा 2 साल या 3 साल या 5 साल की कैद है, जो इलेक्शन की तारीख से 1 साल पहले उन पर दर्ज हुए थे, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिनमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। चार्जेस फ्रेम होना चौथी स्टेज है हमारे जो आपराधिक न्यायपालिका का सिस्टम है। पहले कंप्लेंट होती है, फिर एफआईआर होती है, फिर चार्जशीट बनती है, और फिर जब एक मैजिस्ट्रेट या जज, वो कहते हैं जब जुडिशियल माइंड अप्लाई हो जाता है, फिर चार्जेस फ्रेम होते हैं। तो हम भी ये कह रहे हैं, और चुनाव आयोग ने भी कम से कम 10 दफा कहा है सरकार को कि आप ये कहिए कि इस तरह के लोगों को चुनाव में लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारी उच्चतम न्यायालय जो है आजकल, वो बार बार पार्लियामेंट को अपील करते हैं कि देश बड़ा उतावला है कि आप ये करिए, और हमें उम्मीद है कि आप ये करेंगे। लेकिन हमें मालूम है, और हमने सुप्रीम कोर्ट को कई बार कहा है कि 20 साल का डेटा है जिससे ये प्रूव होता है कि ये राजनीतिक दल इसको नहीं करेंगे। तो ये एक कदम सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए और लेना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा जी, तो ये अभी तो 43% है, मुझे तो डर लगता है कि अगले चुनाव में ये 55% हो जाएगा जी। और फिर हम लोग क्या करेंगे? एक बात तो हम लोग अपने आप को क्या मुंह दिखाएंगे, दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारी संसद में आधे से ज्यादा लोग क्रिमिनल केस वाले हैं। जी जी, बिल्कुल। बहुत बड़ी चुनौती है ये। दागी उम्मीदवार चुने जाते हैं, अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं, अगर वो चुन लिए जाते हैं जनता की तरफ से, तो फिर वो दागी मंत्री भी बन जाते हैं। दागी उम्मीदवार यही आगे जाके कुर्सियों पर, ओहदों पर बैठते हैं। हमारे पास वक्त नहीं रह गया है। बहुत बहुत शुक्रिया चोकर साहब, आप हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में शामिल हुए। बहुत अहम हो जाता है हमारे लिए, अगर हमारे नेता और हमारी पार्टियां इस बात का ख्याल नहीं रखें, तो हम जब अपना वोट डालें तो अपने उम्मीदवार के बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लें। और कई तरीके हैं जिनसे ये कर सकते हैं। एडीआर जैसी कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके जरिए आपको ये बातें पता चलती हैं। खैर, इस सब के बीच आदित्यनाथ सरकार के जब उनकी सरकार रही है, उस दौरान गिरफ्तार किए गए समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम अपने खिलाफ दर्ज सभी मुकदमों में जमानत मिलने के बाद सीतापुर जेल से बाहर आ गए हैं। अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, और वो आजम खान के, जो कि समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक, उनके बेटे हैं, जिनके खिलाफ आदित्यनाथ सरकार के दौरान कई केस दर्ज किए गए और फिलहाल वो जेल में ही हैं। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जिनमें 2 जन्म प्रमाण पत्र, 2 पैन कार्ड और चोरी जैसी कई केस दर्ज किए गए हैं। उनकी मां तंजीम फातिमा के खिलाफ भी केस दर्ज हैं, लेकिन उन्हें जमानत मिल चुकी है। अब आजम खान ही जेल में बचे हैं, बाकी वो बाहर आ गए उनके बेटे, जिन्हें उनके ऊपर कुछ मामलों में जमानत नहीं मिल पाई है और वो सीतापुर जेल में बंद है। अब्दुल्ला आजम ने जेल से बाहर आते ही आदित्यनाथ सरकार ने उनके खिलाफ फर्जी केस दर्ज किए हैं, ऐसा कहा, और ऐसे ही मामलों में उनके पिता को भी फंसाया गया है, ये भी कहा, और जेल में उनके साथ बहुत बुरा सुलूक हुआ है, ये उन्होंने आरोप लगाया। एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि एक परिवार को बर्बाद करना है, बदनाम करना है, उसके साथ जितना अन्याय मुमकिन हो उतना अन्याय करना है, और अगर किसी को अन्याय करना है तो उसे कौन रोक सकता है? और भाई सरकार तो सरकार है, क्या कर लेगा कोई? इंसाफ मिलेगा। कोविड के दौर में 9 दिन तक एक कोविड पॉजिटिव, जो कि हाई रिस्क एज ग्रुप में है, डेल्टा वेरिएंट में, और कई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और कई बीमारियों से ग्रसित है, उसकी 9 दिन इलाज में देरी करना
क्यों की गई थी आप नहीं जानते? फिर मेदांता में एडमिट रहा, काफी सीरियस रहे वो तो जब बहुत बात बिगड़ गई और अदालत, इन लोगों को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अदालत से करके हम इस तरीके से फंस जाए, तो इजाजत दी गई, वरना इजाजत कहाँ मिल रही थी? अब चुनाव आ गए हैं तो छापों का सिलसिला भी तेज होना ही था। पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी समेत कई अन्य लोगों के 10 से 12 ठिकानों पर छापे मारे हैं। ये छापे रेत के अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में डाले गए हैं। चरणजीत सिंह चन्नी इसी राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गए हैं। देखिए मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। पंजाब के मोहाली में भूपेंद्र सिंह हनी के घर और उनके दूसरे ठिकानों पर ईडी की टीमों ने मंगलवार सुबह छापेमारी शुरू की। मोहाली के अलावा लुधियाना और पठानकोट में भी 10-12 जगहों पर छापेमारी चली। ये छापेमारी रेत के अवैध खनन को लेकर दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के केस से जुड़ी है। भूपेंद्र सिंह हनी पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्ते में भतीजे हैं, इसलिए पंजाब चुनाव के ठीक पहले हुई इस रेड के सियासी मायने निकलने लगे। वेस्ट बंगाल के जब इलेक्शन हुए, ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पे भी ऐसे ही अटैक हुए थे, सेम पैटर्न पे अब पंजाब में ईडी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है, परेशानी दे रही है, हर तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। इलेक्शन आ गए तो इनको ईडी की रेडें याद आ गई, लेकिन हम ये सब दबाव झेलने के लिए तैयार हैं, परेशानियां जितनी देंगे उतनी लेने के लिए तैयार हैं। रेत के अवैध खनन का ये मामला 2018 का है। 2018 में पंजाब के नवा शहर में रेत के अवैध खनन को लेकर पंजाब पुलिस ने केस दर्ज किया था। इस मामले में आरोपी कुदरतदीप सिंह थे, जिनकी नवा शहर में एक खदान थी। आरोप है कि कुदरतदीप सिंह ने 2 कंपनियां बनाई, जिनमें भूपेंद्र सिंह हनी भी निदेशक थे। इस केस में 26 आरोपी हैं, जिनमें ज्यादातर ट्रक ड्राइवर हैं। एफआईआर के मुताबिक पुलिस ने अवैध रेत से भरे 30 ट्रक पकड़े थे। इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इस मामले में तब आप नेता सुखपाल सिंह खेरा ने आरोप लगाया था कि रेत के अवैध खनन में चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस के कई मंत्रियों और विधायकों का पैसा लगा है। अब भी ऐसे ही आरोप लग रहे हैं। दुख की बात है कि मुख्यमंत्री के रिश्तेदार सैंड माफिया रेता चोरी के अंदर उनके ऊपर रेड हो रही है। राघव चड्ढा जी ने भी चन्नी साहब के उनके अपने हलके में दिखाया था कि किस तरह से वहां पे रेता चोरी हो रही थी। उसको उजागर करने के बावजूद सीएम ने, चन्नी साहब ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टे उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो साफ जाहिर है कि वो और उनका परिवार जो है वो रेता माफिया में शामिल हैं। कानून अपना काम कर रहा है, सच सामने आना चाहिए। कौन रेत माफिया के साथ जुड़ा है, कौन रेत माफिया को पाल रहा है, किसके कहने पे रेत माफिया काम कर रहा है। चुनावों में मुद्दा बनाना आसान है, लेकिन उसके लिए क्या किया है, क्या नहीं किया, और इस रेत में कौन कौन शामिल है, वो समझ आना चाहिए, पता लगना चाहिए, जनता जानना चाहती है। इस छापेमारी को लेकर ईडी की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पंजाब में चुनाव से ठीक पहले हुई इस छापेमारी से सियासी नफा नुकसान किसको होगा, ये वक्त तय करेगा, लेकिन इस कार्रवाई को किसी आम कार्रवाई से हटकर देखा जा रहा है और ये लाजमी भी है। पंजाब में अपने सहयोगी मोहम्मद गजाली के साथ नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर मध्य प्रदेश से। रबी के सीजन में जब बिजली की मांग अधिक होती है तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है। इसकी वजह है राज्य के ताप बिजली घरों यानी कि थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले की सप्लाई में कमी, जिसकी वजह से बिजली का उत्पादन घट गया है। राज्य के थर्मल पावर प्लांट्स में 2 से 7 दिन का ही कोयला बचा है। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। इन बिजली घरों से बत्ती कभी भी गुल हो सकती है।
बारिश के वक्त कम सप्लाई हुई, रेलवे पर भार है, नतीजा मध्य प्रदेश को भी भुगतना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि बीरसिंहपुर के संजय गांधी ताप विद्युत गृह की 210 मेगावाट की एक इकाई कोयले की कमी के कारण बंद है। श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह की 600 मेगावाट क्षमता वाली 2 नंबर की इकाई 5 जनवरी से बंद है। अमरकंटक ताप विद्युत गृह में रोजाना 4000 टन कोयले की जरूरत है, स्टॉक में है 8300 टन। उत्पादन होता है 210 मेगावाट, फिलहाल उत्पादन हो रहा है 149 मेगावाट। संजय गांधी ताप विद्युत गृह में 18,000 टन रोजाना की जरूरत है, 70,000 टन स्टॉक में है, क्षमता 1340 मेगावाट है, उत्पादन हो रहा है 477 मेगावाट। सारनी पावर प्लांट में रोजाना की जरूरत है 20,500 टन कोयला, स्टॉक में है 38,300 टन, क्षमता है 1330 मेगावाट की, उत्पादन हो रहा है 253 मेगावाट। श्री सिंगाजी पावर प्लांट में 35,000 टन कोयले की जरूरत है, स्टॉक में है 1,90,000 टन कोयला, क्षमता है 2700 मेगावाट, उत्पादन हो रहा है 1708 मेगावाट। सरकार मानती है कोयले के स्टॉक की थोड़ी दिक्कत है, लेकिन ये भी कहती है कि ग्राहकों को तकलीफ नहीं होगी। वहीं कांग्रेस कह रही है ये लापरवाही है। हमारे जो प्लांट कम लोड पे चल रहे हैं, वो क्यों चल रहे हैं? मांग में कमी है, नंबर 1। कई प्लांट हमारे इस समय वार्षिक संधारण में भी जा रहे हैं, जो उनका मेंटेनेंस होता है। आज मैं फिर ये बात को रिपीट कर रहा हूं कि कोयले का संकट है, परंतु हम उस संकट के कारण आम उपभोक्ता को परेशान नहीं होने देंगे, ये हमारा सुनिश्चित वायदा है। मध्य प्रदेश सरकार बिजली संकट को गंभीरता से मेरे ख्याल से नहीं ले रही है। यदि कम समय के लिए कोयला है तो ये पहली बात यह है कि ये स्थिति नौबत क्यों हुई। जनरेटिंग यूनिट शट डाउन जाती है तो उसको वापस चालू करने में काफी समय लगता है, तो ऐसी स्थिति निर्भर नहीं हो, ये प्राथमिकता में रखनी चाहिए। सरकार ये अलग कहे कि हम उपलब्ध करा देंगे, अरे उपलब्ध करा देंगे कब? मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी में रोजाना खपत करीब 50,000 मीट्रिक टन कोयले की है, जबकि आपूर्ति 40 से 45,000 मीट्रिक टन हो रही है। इसी वजह से स्टॉक लगातार घट रहा है। मध्य प्रदेश में नए साल में विद्युत विभाग की तरफ से ग्राहकों को जो पहला तोहफा मिला वो था 16 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी, और अब कोयले के स्टॉक में कमी की खबर आ रही है। वो तो गनीमत है कि डिमांड पीक पर नहीं है, अगर ऐसा होता है तो फिर ब्लैकआउट का खतरा भी मंडरा सकता है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के अपने कब्जे वाले इलाके में बुनियादी ढांचा लगातार बढ़ाता जा रहा है। उसने कई इलाकों में बस्तियां बसाने का काम तेज कर दिया है, सड़कें बना रहा है और पुल वगैरह भी। भारत के लिए ताजा चिंता की बात लद्दाख में LAC के दूसरी तरफ पेंगोंग त्सो झील के आर पार चीन द्वारा बनाया जा रहा नया पुल है। सर्दियों में भी इस पुल पर काफी तेजी से काम चल रहा है, जिससे चीन की मंशा पर शक बढ़ रहा है। ये पुल बनने से पूर्वी लद्दाख के उन इलाकों में जहां भारत और चीन के बीच गतिरोध बना हुआ है, वहां चीनी फौज का दबदबा और बढ़ सकता है। विष्णु सोम की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये है चीन का नया पुल जो पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के ऊपर बनाया जा रहा है। 8 मीटर चौड़े और 400 मीटर लंबे इस पुल के बन जाने के बाद चीन की फौज अपने सैनिकों और हथियारों समेत बेहद जल्दी झील के दोनों तरफ तैनात हो सकेगी। 16 जनवरी की उपग्रह की इन तस्वीरों में आपको पुल, उसके इस्तेमाल के लिए एक बड़ी क्रेन और जमी हुई पेंगोंग झील साफ नजर आएगी।
झील के उत्तरी किनारे से अब चीन के फौजियों को रुतोग में अपने ठिकाने पर पहुंचने के लिए 200 किलोमीटर गाड़ी से नहीं जाना पड़ेगा। उस सफर का 2/3 फासला यानी करीब 150 किलोमीटर कम हो जाएगा। पुल यहां पर बनाया जा रहा है। यह इलाका 1958 तक भारत के कब्जे में था। यह उस जगह से करीब 35 किलोमीटर दूर है जहां पिछले साल पेंगोंग झील के दक्षिण किनारे पर भारत और चीन के बीच गतिरोध हुआ था। पुल के निर्माण से पहले झील के एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचने के लिए चीनी फौजी इस रास्ते से जाते थे। अब वो इस पुल और दक्षिण किनारे पर बन रही नई सड़क का इस्तेमाल करेंगे। इस नई सड़क से उन इलाकों में भी पहुंचा जा सकेगा जहां पिछले साल दोनों देशों की सेनाओं के बीच गतिरोध पैदा हुआ था। पुल के निर्माण पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह पुल ऐसे इलाके में बन रहा है जो करीब 60 साल से चीन के अवैध कब्जे में है। जैसा आपको अच्छी तरह पता है, भारत ने इस अवैध कब्जे को कभी नहीं माना है। हालांकि फरवरी 2021 में भारतीय और चीनी फौजियों के बीच पेंगोंग झील के दोनों किनारों पर गतिरोध झड़प में बदलते बदलते रह गया था। लेकिन इस नए पुल के निर्माण से फिर ये बात जाहिर हो जाती है कि चीन उन इलाकों में अपनी मौजूदगी कैसे बढ़ा रहा है जहां आइंदा गतिरोध का अंदेशा है। विष्णु सोम की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।